अपनी छोटी सी झोपड़ी में मालती अपने 2 बच्चों के साथ बैठी हुई थी और गर्मी की वजह से उसके बच्चे परेशान हो रहे थे कि तभी उसकी बेटी रिया ने कहा, माँ बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, ये पंखा तो बिल्कुल भी नहीं चल रहा। ये गर्मी का मौसम कब जाएगा? बेटा अभी तो गर्मी शुरू हुई है, कम से कम 3-4 महीने तक गर्मी का मौसम रहने वाला है। कोई बात नहीं, तुम दोनों फिक्र मत करो, मैं अभी तुम्हारे लिए मटके का ठंडा ठंडा पानी लेकर आती हूँ। अब मालती जाकर मटका खोलकर देखती है तो गर्मी की वजह से मिट्टी के मटके का सारा पानी भी सूख गया था और मालती ने कहा, इस मिट्टी के मटके का पानी भी अभी खत्म होना था। कोई बात नहीं बच्चों, तुम अपना ध्यान रखो, मैं अभी तुम्हारे लिए जाकर गांव के कुएं से पानी भर कर लाती हूँ। मालती ये बोलकर मिट्टी का मटका उठाए, पैरों में चप्पल पहने धूप में कुएं से पानी भरने के लिए चली जाती है, लेकिन रास्ते में चलते हुए उसकी चप्पल टूट जाती है। भगवान, यह सारी परीक्षा हम गरीबों की ही लेनी है। अमीर लोग अपने घर में कूलर पंखे में आराम से बैठते हैं, ठंडा पानी पीते हैं और सुखपूर्वक जीवन जीते हैं, और हम लोग यहाँ पर सुकून के ठंडे पानी के लिए भी तरस रहे हैं और तू हमारी परीक्षा ले रहा है। मालती ये बोलकर उदास हो जाती है और उसके बाद टूटी हुई चप्पल के साथ ही लंगड़ाते हुए कुएं तक जाती है और पानी भरकर घर ले आती है। वहीं दूसरी तरफ संध्या का घर था। संध्या घर के जमींदार की बहू थी। वो अपने घर में एसी चलाकर बैठी हुई होती है और खुद से कहती है, सच में कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है बाहर। अच्छा है हम किस्मत वाले और अमीर हैं, हमें तो इस गर्मी के कहर को बर्दाश्त करने की जरूरत ही नहीं होती। संध्या यही सब सोचकर खुश हो रही होती है कि तभी कमरे के अंदर उसकी सास कुसुमलता का आना होता है और वो कहती है, संध्या बहू, मैं सोच रही थी कि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। जब तक ये गर्मी अपना कहर बरसा रही है, हम लोग खाना बनाने के लिए भी एक नौकरानी रख लेते हैं, क्योंकि ना इतनी गर्मी में तुझे खाना बनाने का मन करेगा और ना ही तेरी बूढ़ी सास को। माँ जी, आपने तो मेरे दिल की बात ही बोल दी। ये तो बहुत ही खुशी की बात है, और आपको पता है हमारे गांव के अंदर जो मालती है वो बहुत अच्छा खाना बनाती है, हम उसी को रख लेते हैं। पर सुना है संध्या बहू, उसके 2 बच्चे हैं, वो अपने 2 बच्चों को छोड़कर खाना बनाने थोड़ी आएगी। माँ जी, 2 बच्चे ही तो हैं, घर के किसी कोने में पड़े रहेंगे और शाम को मालती के साथ ही वापस चले जाएंगे। मैंने सुना है पूरे गांव में सबसे ज्यादा साफ सफाई से वही खाना बनाती है और ईमानदार भी है, तो चोरी चकारी का भी डर नहीं होगा। मालती दरअसल एक विधवा थी जो कि अपने 2 बच्चों की परवरिश अकेले ही किया करती। कभी वो जमींदार के यहाँ ठेके पर मजदूरी करने चली जाया करती, तो कभी दूसरों के घरों में बर्तन, झाड़ू पोछा यही सब कर लिया करती। जब उसे कुसुमलता अपने घर खाना बनाने का प्रस्ताव देती है तो वो खुश हो जाती है। मालती की खुशी दुगनी हो जाती है जब उसे ये पता चलता है कि वो अपने दोनों बच्चों को भी लेकर जा सकती है। अच्छा है, भगवान ने इस गर्मी के कहर में मेरी सुन ली। मेरे बच्चे उस कोठी के अंदर आराम से ठंडी हवा के अंदर रहेंगे और मैं खाना बनाकर घर की थोड़ी ज्यादा साफ सफाई कर दिया करूंगी, ताकि उन लोगों को मेरे बच्चे बोझ न लगे। अब ऐसा ही होता है। मालती कोठी के अंदर जाती है और कुसुमलता उसे सारा काम समझाते हुए कहती है, सुन मालती, घर के अंदर चोरी चकारी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और अगर घर से एक रोटी का टुकड़ा भी लेकर जाना है तो पूछ कर लेकर जाना है, समझी? माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, सब कुछ बहुत अच्छे से होगा। मैं आपको शिकायत का कोई भी मौका नहीं दूंगी। हमारी झोपड़ी में सूरज हमारे सिर पर चढ़ जाता है, कम से कम इस कोठी के अंदर मेरे बच्चे गर्मी के कहर से तो बचेंगे। मेरे लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। ठीक है, लेकिन तेरे बच्चों ने अगर हमें जरा भी परेशान किया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। हाँ, अब ऐसा ही होता है। मालती जहाँ रसोई घर के अंदर कर तपती रहती, वहीं उसके बच्चे रसोई के अंदर ही एक टेबल पंखा लगा हुआ था, उसके पास बैठकर उस पंखे की हवा खाकर खुश हो जाया करते। कुछ दिनों तक तो बड़े आराम से उनका गुजारा होता है, लेकिन एक रात जब वो अपने बच्चों के साथ घर आती है तो रिया कहती है, माँ देखा आपने, पंखा तो चल ही नहीं रहा। मैंने कितनी बार बटन दबाकर कोशिश कर ली। अरे ये क्या, भगवान को भी हमारी ये सारी परीक्षा अभी लेनी है। बस 10 दिन का समय और दे देता तो मेरी तनख्वाह आ जाती। बेटा ये पंखा तो खराब हो गया है। माँ, हम इस गर्मी में कैसे सोएंगे? मालती तभी एक हाथ पंखा निकालती है और अपने दोनों बच्चों को हवा करने लगती है। उसके दोनों बच्चे बड़े आराम से सो जाते हैं, लेकिन अगली सुबह मालती को काम पर जाने में देरी हो जाती है। संध्या उसे देखते ही भड़कते हुए कहती है, क्यों री, अभी से महारानी की तरह पेश आने लग गई है क्या? इतनी देर लगती है काम पर आने में, समय नहीं देखा क्या तूने? माफ कर दीजिए मालकिन, मैं अभी खाना बना देती हूँ, आज के बाद मैं कभी देर से नहीं आऊंगी। मालती रसोई में खाना बनाने लगती है, लेकिन जैसे ही उसने दाल चढ़ाई हुई थी तभी अचानक रात भर ना सो पाने की वजह से उसे नींद की झपकी आ जाती है। तभी संध्या जली हुई दाल की बात सुनकर रसोई में आती है और मालती पर गुस्सा करते हुए कहती है, तुझे यहाँ पर आकर चूल्हे के पास सोने के लिए रखा है क्या? क्या इस चीज के लिए तुझे तनख्वाह देते हैं? सारा दिन तेरे बच्चे हमारे घर की कोठी में कूलर और पंखे के नीचे आराम करते हैं, और तू हमें 2 वक्त की रोटी समय से नहीं दे सकती। बहुत बड़ी गलती कर दी कि तुझे रखकर हमने। संध्या ये बोलकर मालती को काम पर से निकालने लगती है। तभी मालती को अपने दोनों बच्चों पर दया आ जाती है। मालकिन, भगवान के लिए मुझ पर तरस खाइए, मुझे काम से मत निकालिए।
अगर आप मुझे काम से निकाल देंगी तो मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे दोनों बच्चे परेशान हो जाएंगे। हमारी झोपड़ी का पंखा भी खराब हो गया है। जहाँ भी जाना है जा। मैं ही अपनी सास से सिफारिश करके तुझ जैसी गरीब को इस घर में काम पर रखा था, और मैं ही अपनी सास को बोली थी कि तेरे बच्चों को घर के कूलर पंखे में रहने दे, लेकिन लगता है कि मैंने ही तुझे सिर पर चढ़ा लिया है। तुम जैसे गरीब गर्मी का कहर झेलने के लायक ही होते हो। कोई तनख्वाह नहीं मिलेगी तुझे, निकल जाए यहाँ से। संध्या ये बात बोलकर मालती को बिना पैसे दिए घर से बाहर निकाल देती है। मालती भी अपने दोनों बच्चों को लेकर रोते हुए घर आ जाती है। वहीं संध्या जब ये बात कुसुमलता को बताती है तो कुसुमलता संध्या पर गुस्सा करते हुए कहती है, शर्म आनी चाहिए तुझे बहू। एक गरीब को काम से निकाला तो समझ में आता है, लेकिन उसके पैसे भी नहीं दिए। हम अमीर हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम गरीबों को लूट कर खाएंगे। चल उसके घर चलते और उसके पैसे देकर आते हैं। कुसुमलता अब संध्या को लेकर मालती की झोपड़ी में जाती है। बाहर बहुत तेज धूप थी। वो जैसे ही मालती की झोपड़ी में घुसती है तो देखकर बड़ी परेशान हो जाती है। मालती की झोपड़ी में इतनी ज्यादा गर्मी लग रही थी जैसे किसी ज्वालामुखी के अंदर घुस आए हो। रिया और मुन्ना भी बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। ये सब कुछ देखकर संध्या और कुसुमलता की आंखों में आंसू भर आते हैं और संध्या कहती है, मुझे माफ कर दो मालती। मुझे ऐसा लगता था कि तुम सिर्फ गरीबी का दिखावा करती हो। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी हालत इतनी ज्यादा खराब है। बेटी, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। कल से ही काम पर आ जाना। आज के बाद हम तुझे कभी भी परेशान नहीं करेंगे। तू इतनी हिम्मत वाली है कि अकेले ही अपने दोनों बच्चों को पाल रही है, और हम औरत होने के नाते एक औरत का साथ न दे, ये तो गलत होगा। कुसुमलता की बात सुनकर मालती खुश हो जाती है और उसके शरीर में एक नई जान आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ संध्या और कुसुमलता बिजली वाले को बोलकर मालती के घर में अपनी तरफ से एक पंखा लगवा देते हैं, जिसकी हवा सच में बहुत अच्छी आया करती थी। वहीं मालती भी गर्मी के कहर से बचने के लिए जब उसे तनख्वाह मिलती है तो अपनी झोपड़ी की मरम्मत करवा देती है, जिस वजह से उसके दोनों बच्चों को भी बहुत सुकून मिलता है। भौमिक और प्रज्ञा की शादी को बस कुछ ही दिन रह गए थे। प्रज्ञा ने कहीं सुना था कि ससुराल वालों के दिल का रास्ता उनके पेट से होकर गुजरता है, इसलिए उसने कुकिंग क्लासेस लेने का फैसला किया। अरे प्रज्ञा बहू, सुना है तुमने कुकिंग क्लासेस जाना शुरू कर दिया है? जी माँ जी, सोचा आप लोगों को अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाऊंगी। अरे वाह, मेरी बहू तो बहुत होशियार है। चल, अब जब तू आ जाएगी ना तो हम सबको अपने हाथ का अच्छा अच्छा खाना खिलाना। बस अब जल्दी से दुल्हन बनकर घर आ जा बहू। हम सब तेरा बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जी माँ जी, बस कुछ दिन और। कुछ दिनों बाद हर बहू की तरह प्रज्ञा भी कई तरह के सपने संजोए अपने ससुराल आती है। साथ ही वो अपने साथ अपनी पहली रसोई का मेन्यू भी बनाकर लाई थी, जिसमें लिखा हुआ था कि उसे क्या क्या बनाना है। अरे प्रज्ञा, ये क्या है? मैं पहली रसोई में क्या क्या बनाऊंगी उसका मेन्यू है। अच्छा, मैं भी तो सुनो जरा, मेरी बीवी क्या बना रही है खास? शाही पनीर, मलाई कोफ्ते, मिक्स वेज, बूंदी रायता और पूरी। वाह वाह, फिर तो मजा ही आ जाएगा। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ गया। बस थोड़ा सा इंतजार, मैं अभी रसोई में जाकर झट से सब कुछ बना दूंगी। प्रज्ञा जैसे ही रसोई में पहुंची तो रसोई में सबसे महत्वपूर्ण चीज थी ही नहीं। माँ जी, फ्रिज में तो टमाटर है ही नहीं। बहू, तुझे पता भी है टमाटर 200 रुपए किलो चल रहे हैं, इसलिए मैं तो लाती ही नहीं। रुक, मैं अभी पड़ोसन से मांग कर लाती हूँ। आधा टमाटर तो वो दे ही देगी। आधा टमाटर? लेकिन मैं जो बनाने जा रही हूँ उसमें तो कम से कम 8-10 टमाटर लगेंगे। 8-10? बहू तू रहने दे, तू बिना टमाटर के ही सब्जी बना ले। लेकिन माँ जी, शाही पनीर, मलाई कोफ्ता, इन सब में तो टमाटर डलेगा तभी स्वाद आएगा। अरे तू चिंता ना कर, प्याज ज्यादा डालकर ही तू सब्जी बना देना, हम सब खुशी खुशी खा लेंगे। बेचारी बहू का बड़ा मन था सबको अच्छा अच्छा खाना खिलाने का, लेकिन बिना टमाटर के तो उसके अरमान धरे के धरे रह गए। वो बिना टमाटर के ही सारी सब्जियां बनाने लगी और 2 घंटे बाद वो सबके लिए टेबल पर खाना परोसती है। प्रज्ञा, जब तुम खाने का नाम ले रही थी ना तो मेरे मुंह में तो पानी आ गया था, लेकिन अब ये खाना इतना मजेदार नहीं लग रहा। सही कहा बेटा, मैंने भी सोचा था कि आज कुछ अच्छा खाएंगे, लेकिन चलो कोई बात नहीं। वो पापा जी, रसोई में आधी चीजें थी नहीं और टमाटर वो तो थे ही नहीं। ऐसी बात नहीं है बहू, बिना टमाटर के भी अच्छी सब्जी बन जाती है। अच्छा चल, अब कोई बात नहीं, तू कल अच्छी सब्जी बना लेना। बेचारी प्रज्ञा ने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हो पाया था, इसलिए अगले दिन जब उसके ससुर सब्जी लेने जा रहे थे तो प्रज्ञा ने उनसे कहा, पापा जी थोड़ा टमाटर भी लेते आइएगा। अच्छा ठीक है बहू, मैं ले आऊंगा। है ससुर के जाते ही प्रज्ञा ने मटर पनीर की सब्जी बनाने की तैयारी शुरू कर दी। अब आज तो मैं अपनी बनाई हुई सब्जी से सबका दिल जीत ही लूंगी। कुछ देर बाद जब उसके ससुर जी बाजार से आए, पापा जी आप जल्दी से टमाटर दे दीजिए, मैं सब्जी बना लेती हूँ। बहू, टमाटर तो बहुत महंगे हैं, इसलिए मैं ला ही नहीं पाया। मैं तो पहले ही कह रही थी कि टमाटर महंगे हैं, लेकिन अब बिना टमाटर के मैं भला सब्जी बनाऊं कैसे? अरे बेटा, प्याज और अदरक लहसुन डालकर बना ले, हम सब खा लेंगे। लेकिन माँ जी, ऐसी सब्जी किसी को भी अच्छी नहीं लगेगी। अब तुम लोग देख लो कैसे बनानी है।
हम तो सब खा ही लेते हैं। प्रज्ञा ने मटर पनीर की सब्जी तो बना दी, लेकिन वो अच्छे से जानती थी कि वो किसी को भी पसंद नहीं आएगी, और आखिर हुआ भी वही। इस मटर पनीर में तो बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। वही तो बेटा। वो तो मैंने कहा ही था कि टमाटर के बिना सब्जी अच्छी बनेगी ही नहीं। बहू, अब तुम कल कोई ऐसी सब्जी बनाना कि उसमें स्वाद भी हो और टमाटर भी ना डले। इन सबको टमाटर भी नहीं लाना और सब्जी भी स्वादिष्ट चाहिए। बिना टमाटर की सब्जी में बिल्कुल भी स्वाद नहीं आता, जिस वजह से हर कोई बेचारी प्रज्ञा के खाने में नुक्से निकालता। लेकिन अगले दिन प्रज्ञा फिर शाही पनीर बनाती है, जिसे खाकर सब अपनी उंगलियां ही चाटते रहते हैं। सच में बेटा, वाह बहू वाह, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया भाई। सच में बहू, आज तो सब्जी खाने में मजा ही आ गया। आखिर ऐसा कौन सा जादू डाला है तुमने इसमें? कुछ नहीं सासू माँ, बस 200 रुपए किलो के टमाटर डाले हैं। अब टमाटर की वजह से सबको खाना इतना पसंद आया है, तो अब से मैं कल से ऐसा खाना ही बनाऊंगी। हे राम, 200 रुपए के टमाटर! बहू, तू वैसे बिना टमाटर के भी बहुत ही अच्छी सब्जी बनाती है, क्यों जी? हाँ बहू, और वैसे भी ये खाना थोड़ा भारी हो जाता है। तू अगर हमारे लिए हल्का ही बनाएगी तो हम तो वो भी खा लेंगे। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। अब प्रज्ञा जब भी बिना टमाटर की सब्जी बनाती तो सब खुशी खुशी खा लेते, क्योंकि अब सबको समझ आ गया था कि कमी उसकी सब्जी में नहीं बल्कि बिना टमाटर की सब्जी में है। और अगर खाने में स्वाद चाहिए तो महंगे टमाटर भी लाने ही पड़ेंगे।